मैं अतुल दुबे आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं पॉलिटी का सीरीज़ चला रहा हूं अभी, ठीक है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और नीचे दिए हुए टेलीग्राम का जो लिंक है उस पर आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ साथ में आप क्वेश्चन आंसर भी उस पर क्वेश्चन के रूप में पूछेंगे, जिसका आंसर मैं देता रहूँगा, ठीक है। तो आते हैं, जैसा कि पॉलिटी में मैं बता रहा था कि कोई भी किताब मतलब जो है संविधान एक किताब की तरह से है। किताब में जिस तरह से चैप्टर होते हैं उसी तरह यहाँ भाग है, और इसी क्रम में पहला भाग जो है, ठीक है, वो है संघ एवं राज्य क्षेत्र। और उसमें वो संघ एवं राज्य क्षेत्र जो पहला भाग है उसे 1 से 4 नंबर आर्टिकल या अनुच्छेद में दिया गया है। और ये जो भाग है वो 3 पार्ट में हम इसको पढ़ेंगे। पहले में पढ़ेंगे कि अनुच्छेद में क्या क्या है 1 से 4 तक। दूसरे में पढ़ेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन क्या है, और उस राज्य पुनर्गठन में नए राज्य का बनना जो कि अनुसूची नंबर 1 में शामिल है, और राज्य पुनर्गठन आयोग पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ में पढ़ेंगे जो संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित, ठीक है, न्यायालय में विवाद आए हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं, तो इसमें 1 से 4 नंबर आर्टिकल में दिया हुआ है सारी बातें। तो पहले नंबर आर्टिकल में बताया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसका मतलब होगा कि भारत के 2 नाम होंगे, भारत और इंडिया। आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, भारत खंड, ये कानूनी या संवैधानिक नाम नहीं है, ऐतिहासिक नाम है, ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, जो भारत में पहले तो 2 नाम होंगे। दूसरा, जो ये राज्यों का संघ होगा, इसका मतलब संघ राज्यों द्वारा नहीं बनाया गया, ध्यान रखना, शब्दों पर ध्यान रखना है। ये संघ जो है राज्यों द्वारा नहीं बनाया गया, बल्कि ये संघ को लोगों ने बनाया है। और साथ में ये जो राज्यों का संघ है, ठीक है, वो हमारे यहाँ एकात्मक और संघीय व्यवस्था दोनों के मिश्रण के रूप में है। अब पूरी ये प्रश्न है कि ये जो राज्यों का संघ है, ये एकात्मक और संघीय व्यवस्था का जो हमारे यहाँ मिश्रण है, इसका अभिप्राय क्या है। इसका मतलब ये है कि भारत में जो है हमारे यहाँ पूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था नहीं लिया गया है, बल्कि उसमें एकात्मक के तत्व भी विद्यमान हैं। B.R. अम्बेडकर ने संविधान बनते समय ही कहा था कि भारत में जो राज्यों का संघ है ये राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि व्यक्तियों ने बनाया है, और इसमें एकात्मक लक्षण और संघात्मक लक्षण दोनों के मिश्रण हैं, ठीक है। और लोगों द्वारा बनाने के कारण से लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी रहेंगी, और एकात्मक से जो है प्रशासनिक ढांचे और जो है राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करने में थोड़ी सुविधा होगी। इस कारण से हमारे यहाँ एकात्मक और संघीय व्यवस्था का मिश्रण रखा गया है, ठीक है। विद्वानों ने इसे अर्ध संघीय या क्वासी फेडरल कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे डुअल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या डुअल नेचर वाला संघ रखने वाला संविधान कहा है, ठीक है। संविधान में कहीं पर भी संघात्मक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पर राज्यों का संघ पहले नंबर आर्टिकल में दिया गया है। हमारे यहाँ जो संघीय व्यवस्था है वो कनाडा से लिया गया है, और साथ में जो है कनाडा से लिया गया। अगर कनाडा हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है, आपके विकल्प में प्रश्न कनाडा नहीं हो, जो कि यूपीपीसीएस में एक बार पूछा हुआ था, तो नॉर्थ अमेरिका या उत्तरी अमेरिका भी आंसर होगा। कनाडा भी उत्तरी अमेरिका में ही है, ठीक है। और जो ये भारत का संघ बना हुआ है वो 3 जो है चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। इसमें राज्य शामिल होते हैं, सामान्य राज्य, असंघ राज्य क्षेत्र जो इस समय 8 हैं जो आप जानते हो, और अर्जित क्षेत्र, जैसे कि आप सिक्किम को अर्जित किया गया भारत में, पुर्तगालियों से गोवा को भारत में शामिल किया गया, ठीक है, पांडिचेरी को भारत में शामिल किया गया फ्रांसीसियों से लेकर, तो अर्जित क्षेत्र जो है वो इसमें शामिल होंगे। तो भारत का जो संघ है वो राज्यों से और संघ राज्य क्षेत्र और अर्जित क्षेत्र से मिलकर बना होगा, ठीक है। आर्टिकल नंबर 1 में पूरे संविधान में इसी बात की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 1 के बाद आते हैं हम अनुच्छेद 2 पे, जिसमें लिखा है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। यहाँ पर ये ध्यान रखने की बात है, ये नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना जो है भारत के अंदर के क्षेत्र पर नहीं है। मतलब भारत में जो पहले से शामिल है उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं, जो भारत में पहले शामिल नहीं है, ठीक है, पहले से उनकी बात कर रहे हैं। संसद भारत से बाहर के क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय कानून को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, किसी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है, ये अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 में लिखा गया है, ठीक है। और उसके 4 तरीके हैं, इसकी 4 विधियां बताई गई हैं, ठीक है। अभ्यर्पण, उपवृद्धि और आवेशन, और अगर लंबे समय तक कहीं पर भारत का जो है कब्जा रहता है तो वो भारत के क्षेत्र में शामिल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये टर्म आपको याद नहीं है, अभ्यर्पण, उपवृद्धि और आवेशन, तो भी चल जाएगा, बस समझाने के लिए परिप्रेक्ष्य में हम ये बात बता रहे हैं, ठीक है। भारत के बाहर क्षेत्र कैसे, मतलब पहला जिसमें अभ्यर्पण, जब किसी राज्य क्षेत्र में कोई जो है सत्ताधारी
खुद से ही अपना संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब होता है जो है आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्रता रखता हो, उसे संप्रभुता कहते हैं। तो जब कोई बड़ा क्षेत्र खुद से ही अपनी संप्रभुता भारत को दे देगा तो वो भारत का राज्य क्षेत्र में शामिल हो जाएगा वो क्षेत्र। जैसे सिक्किम में वहां के राजा ने 1949 में भारत को जो है अपनी संप्रभुता दे दी, और जम्मू एंड कश्मीर ने 1948 में, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। यहाँ पर विलय पत्र के हस्ताक्षर के माध्यम से जम्मू कश्मीर 1948 में भारत शामिल हो गया। उपवृद्धि का मतलब है कि अगर प्राकृतिक कारणों से, आप जानते हो जैसे कि आप जागरण में पढ़ते हो प्लेट टेक्टोनिक, ठीक है, तो मतलब कोई भी क्षेत्र अस्थायी रूप से एक जगह रहेगा ये जरूरी नहीं है। प्राकृतिक कारणों से अगर कोई प्लेटों के खिसकने के कारण से या प्राकृतिक कारणों से, मुख्य रूप से प्लेटों के खिसकने के कारण से अगर कोई क्षेत्र भारत में शामिल हो जाता है या भारत की तरफ आता है तो वो भारत का हो जाएगा। जैसे सरकरी राजस्थान के क्षेत्र में, ठीक है, गुजरात के क्षेत्र में खासतौर से दलदली जो इलाका है गुजरात के क्षेत्र में, वो जो है हमेशा विवाद बना रहता है कि वो भारत का है कि जो है पाकिस्तान का है, और भारत उस पर निरंतर कब्जा बनाए हुए। मोरी नदी के क्षेत्र भी वही है, ठीक है। तो इस तरह से प्राकृतिक, आप एक और एग्जाम्पल है, जैसे बांग्लादेश में 3 बीघा कॉरिडोर हमने बांग्लादेश को दे दिया, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान को तो हमने थोड़ा भी जमीन देने के लिए जो है भारत सरकार एग्री नहीं हुआ। उसका कारण है कि भारत पाकिस्तान के बीच में इमोशनल विवाद भी है, जबकि बांग्लादेश को हमने 3 बीघा कॉरिडोर दे दिया। विवाद प्राकृतिक कारणों से कि किस क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र, मतलब भारत में शामिल होगा कोई क्षेत्र, वो 3 बीघा की बांग्लादेश में शामिल होगा, तो हमने बांग्लादेश को दे दिया। अब ऐसे में जैसे अगर मान लीजिए जो है कोई क्षेत्र भारत का भी नहीं है और किसी दूसरे देश का भी नहीं है, और भारत वहां पर निरंतर प्रयास कर रहा है, तो वो क्षेत्र भारत का हो जाएगा। अंटार्कटिका मिशन, चंद्रयान मिशन, मंगलयान मिशन, भविष्य में हो सकता है कि आबादी भारत में बढ़े और भारत यहाँ पर सफल हो तो वहां पर लोग बस जाएं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ऐसे क्षेत्र भी भारत के हो जाएंगे। हमने कानून पहले से ही बना रखा है कि मौका मिलते ही हम वहां बसा लेंगे, ठीक है, आबादी बढ़ते ही, ठीक है। तो आप खतरा मत महसूस करिए आबादी के रूप में, ठीक है। आपके लिए मौका है यहाँ पर बसने का, अगर ठीक ठाक आर्थिक व्यवस्था आपके साथ रही तो। लंबे समय तक किसी क्षेत्र में भारत सरकार अगर कहीं कब्जा बनाए रखी है तो वो भारत का हो जाएगा। जैसे दादर और नगर हवेली भारत की आज़ादी के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में तो ऑफिशियली शामिल नहीं था, उस समय जो है पुर्तगालियों के उपनिवेश के रूप में था। 1962 में भारत में शामिल हुआ, 1961 में प्रयास किया गया, ठीक है। तो और चंद्रनगर जो वेस्ट बंगाल में था फ्रांसीसियों को उपनिवेश था, 1954 में शामिल हुआ। और पांडिचेरी में 4 क्षेत्र कराईकल, माही, एनम, ठीक है, और खुद पांडिचेरी मिलाकर पुदुचेरी के रूप में जो था वो भारत में 1954 में जो फ्रांस का उपनिवेश था भारत में शामिल हुआ। तो ये सारी बातें इसलिए शामिल की गई, भारत अगर कोई क्षेत्र भारत के अंदर लंबे समय तक हुआ है तो वो भारत का हो जाएगा। ऐसे हमने प्रोविजन कर रखा है जो है अनुच्छेद 2 में, ठीक है। हम थोड़ा सा स्पष्ट कर देते हैं इस बात को कि जो है जो फ्रांसीसियों की बस्ती पांडिचेरी की वो 3 राज्यों में है। माहे का जो क्षेत्र है वो खासतौर से केरला में है, और यनम का जो क्षेत्र है वो तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है, यहाँ आंध्र प्रदेश है। और जो कराईकल और पांडिचेरी है, ठीक है, वो जो है वो तमिलनाडु में है। तो 3 राज्यों में पांडिचेरी फैला हुआ है। अब उस पांडिचेरी का नाम एक्चुअली पुदुचेरी है, तो ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। आते हैं अनुच्छेद 3 पर, आर्टिकल 3 पर। इसमें आर्टिकल 3 में नए राज्यों का निर्माण, इसमें यूनियन टेरिटरी भी शामिल है, ध्यान देना। यानी कि नए राज्यों के निर्माण के रूप में यूनियन टेरिटरी को भी नया राज्य बनाया जा सकता, मतलब नया यूनियन टेरिटरी किसी क्षेत्र को बनाया जा सकता है, जैसे कि जो है जम्मू एंड कश्मीर यानी ख़ास तौर से लद्दाख, और अभी दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली को मिलाकर एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। तो यह भी इस श्रेणी में शामिल है अनुच्छेद 3 में, क्योंकि अभी तक उसमें संविधान के जो मूल कापी है उसमें ये बात साधारण तौर से लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो मतलब ये स्पष्ट कर रहा हूँ कि यूनियन टेरिटरी बनाने का पावर भी संसद को है, ठीक है। तो बहरहाल नए राज्य को बनाना, नाम सीमा में परिवर्तन करना, ठीक है, ये अनुच्छेद 3 में है। जैसे कि एग्जाम्पल, राज्यों के नाम में जो परिवर्तन, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड, पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी, असम का नाम असोम, ये किसने किया। और उड़ीसा का नाम एक और लिख सकते हैं, उड़ीसा का नाम ओडिशा, ये कौन किएगा, पार्लियामेंट, ठीक है। ये सारे जो संशोधन हैं वो किस प्रक्रिया से होंगे, या ये जो बनाए जाएंगे वो किस प्रक्रिया से होंगे। जो प्रस्ताव होगा वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से
रखा जाएगा, यह आवश्यक है पूर्व अनुमति लिया जाए। प्रस्ताव संबंधित राज्य में भेजा जाएगा, इसके बाद उस राज्य विधानमंडल या राज्य सरकार द्वारा उसे एक्सेप्ट किया जाए या ना किया जाए स्वतंत्र है। राज्य की जो अनुशंसा है उसे केंद्र सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं है। और समय बीतने के बाद जब केंद्र सरकार संसद में उस प्रस्ताव या विधेयक को रखवाती है, ठीक है, संसद से साधारण विधेयक से पास होने के बाद राष्ट्रपति के साइन करने के बाद यह नया राज्य बन जाता है या नया यूनियन टेरिटरी बन जाता है, या राज्यों की सीमा में परिवर्तन हो जाता है, राज्य के नाम में परिवर्तन हो जाता है। और यह जो विधेयक या प्रस्ताव है उसके बारे में राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए इसे वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि इसकी पूर्व अनुमति वो दे चुका है, इसलिए वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता। कोई भी प्रस्ताव या विधेयक अगर जिस पे पूर्व अनुमति या राष्ट्रपति देता हो तो वो पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। इट्स अ लॉ, ठीक है। दूसरी बात इसमें मैं बता दूं, जो नए राज्यों का निर्माण है जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके बारे में अनुसूची नंबर 1 में पूर्ण विवरण लिखा हुआ है। आगे जब हम आर्टिकल 4 पूरा विवरण रूप में पढ़ाएंगे, ठीक है, तो हम उसका एलोबरेशन करेंगे, व्याख्या करेंगे। अच्छा, 2 और 3 नंबर के अनुच्छेद में जो बातें लिखी गई हैं, 2 में जैसे नया क्षेत्र जो भारत के बाहर है वो भारत में जो शामिल किया जाता है, और 3 जो भारत के अंदर ही क्षेत्र है उसमें नया राज्य बनाना और नाम सीमा में परिवर्तन करना। इसमें अगर कोई परिवर्तन किया जाता है यानी संविधान संशोधन किया जाता है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा और साथ में से नंबर भी नहीं दिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ये 100 नंबर का संशोधन है, ये 105 नंबर का, इस प्रकार नंबरिंग नहीं होगी, ध्यान रखने की आवश्यकता है। ध्यान रखना कि जो सिक्किम 36वां नंबर संशोधन से भारत के मतलब राज्य के रूप में उसे जोड़ा गया, तो क्योंकि अनुसूची नंबर 10 में वो रखा गया था इसलिए वहाँ 10 से निकाल के उसे मुख्य जो है राज्य की श्रेणी में अनुसूची नंबर 1 में लाया गया, इसलिए वो संशोधन करना पड़ा। बाकी किसी भी राज्य को बनाने, नाम सीमा परिवर्तन करने के लिए संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये आर्टिकल 4 में यही बात लिखा गया है कि संशोधन की आवश्यकता नहीं होगी। और जो संशोधन की प्रक्रिया होती है वो आर्टिकल 338, ठीक है, अनुच्छेद 368, ठीक है, के तहत जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया के रूप में रखा जाएगा, जो कि आप जानते हो कि, ठीक है, साउथ अफ्रीका से भारत में लिया गया है, दक्षिणी अफ्रीका से। तो जो 368 में है इस प्रक्रिया के तहत जो है 2 और 3 में संशोधन नहीं माना जाएगा। और साथ में यह भी बात देखने की आवश्यकता है कि जो ये संशोधन होगा वो अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी संशोधन कर देगा, यानी यह स्वतः अनुसूचियाँ ये दोनों संशोधित हो जाएंगी। वो क्यों हो जाएंगी मैं बता देता हूँ। अनुसूची 1 में लिखा गया है, अनुसूची 1 में लिखा गया है कि भारत में कितने राज्य हैं, ठीक है। तो जब नया राज्य बनेगा तो यहाँ संख्या में परिवर्तन होगा और नाम सीमा में परिवर्तन होगा तो भी अनुसूची 1 में परिवर्तन होगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जब 2 और 3 आर्टिकल में संशोधन होगा तो अनुसूची 1 में स्वतः संशोधन होगा। दूसरी बात, 4 नंबर की अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यों का राज्यसभा में सीटों का आवंटन दिया हुआ है। तो जब नए राज्य बनेंगे, ठीक है, या राज्य घटेंगे तो राज्यसभा के सीटों के आवंटन में भी परिवर्तन होगा, इसलिए अनुसूची नंबर 4 में भी परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इस तरह से अनुच्छेद 3 ये पूरा विवरण के रूप में है। यहाँ स्पष्ट करने की ज़रूरत है कि नए राज्य के बनाने, नाम सीमा में परिवर्तन करने से संबंधित जो विधेयक है, ठीक है, उस मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता, यानी कि आर्टिकल 3 के मामले में और आर्टिकल 2 के मामले में संयुक्त अधिवेशन का प्रोविज़न नहीं है। संयुक्त अधिवेशन का मतलब है ज्वाइंट सेशन का, कि 108 नंबर आर्टिकल में लिखा गया है कि यदि राज्यसभा और लोकसभा में कोई गतिरोध हो तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन जो है मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री के सलाह पर बुला सकता है। राष्ट्रपति को सलाह मानना बाध्यकारी है, मतलब राष्ट्रपति को अगर सलाह दे दिया गया है तो राष्ट्रपति जरूर बुलाएगा। अभी तक संयुक्त अधिवेशन 3 बार हुआ है, ठीक है। पहला हुआ था दहेज प्रथा जो है प्रतिषेध अधिनियम, ठीक है, दूसरा हुआ था बैंकिंग सुधार और तीसरा पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के मामले में, ठीक है। तो बाकी नहीं हो सकता, मतलब इस मामले में नहीं हो सकता संयुक्त अधिवेशन में, ये कह रहा था, ये जानने की ज़रूरत है। मतलब प्रश्न आएगा तो आपको आंसर करना होगा। और साथ में यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है किसी क्षेत्र को विदेशी राज्य को देने की शक्ति संसद को है, मतलब राज्यों को नहीं है, ठीक है। और ऐसा करने के लिए संसद संविधान संशोधन करेगी। ध्यान रखना होगा जब सीमित क्षेत्र हो और सीमा विवाद हो उस पर, तो ऐसा करने के लिए संसद को संशोधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केंद्र सरकार एग्जीक्यूटिव डिसीजन, जिसको कार्यपालिका के निर्णय कहते हो, ऐसा करके वो जो है उसे कर सकती है। जैसे 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश को दिया गया। पर यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दे रहा हूँ मैं कि जो बांग्लादेश से हमारा बाउंड्री का समझौता हुआ है, जिसमें कि जो है बंगाल, पश्चिम बंगाल और मेघालय के क्षेत्र और अन्य भारत के बांग्लादेश की बाउंड्री संबंधी जो क्षेत्र आए हैं, जहाँ पर बांग्लादेश के अंतः क्षेत्र थे,
ठीक है। और मतलब भारत में बांग्लादेश के अंतः क्षेत्र इनक्लेव्स थे और भारत के कुछ इनक्लेव्स बांग्लादेश में थे, तो उसके बारे में जो है परिवर्तन हुआ है, उसमें संविधान संशोधन हुआ है, 100 नंबर का संशोधन संविधान में हुआ है। तो क्योंकि वो छोटा क्षेत्र नहीं था, थोड़ा नहीं था, बड़ा था, तो 3 बीघा कॉरिडोर का मामला बहुत छोटा था, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव डिसीजन होगा। अब बड़े परिवर्तन होंगे तो वहाँ पर एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं होगा बल्कि संविधान संशोधन होगा, इसलिए वहाँ पर संविधान संशोधन हुआ है। इसके बाद नए राज्य मतलब हम लोगों ने जो पढ़ा आर्टिकल के रूप में, उसके बाद राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ना है। मैं राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ना है, तो ये राज्यों के पुनर्गठन के बारे में पढ़ना है। उसका पूरा इतिहास हम पढ़ेंगे कि 1903 में हर्बर्ट रीजले आयोग एक बना था जिसने बंगाल विभाजन के लिए रिकमेंडेशन दिया और उसने कहा बंगाल एक शक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक विशेष रूप से जो है मजबूती के रूप में जो है भूमिका अदा कर रही है, इसलिए बंगाल को पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के रूप में बांट देना चाहिए, ठीक है। और ये डिसीजन लिया गया, बाद में उसी के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन हुआ और 1911 में ये डिसीजन रद्द कर दिया गया, ठीक है। फाइनली बंगाल का विभाजन रद्द हो गया था। हालांकि ध्यान रखना है, विभाजन का पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में विभाजन रद्द किया गया था, जबकि विभाजन वास्तव में जो है हुआ था जिसमें बिहार और असम के सिलचर का क्षेत्र अस्तित्व में आया था, ठीक है। और इसके बाद 1928 में नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, जो कि भारतीयों द्वारा बनाई गई थी, जो है नेहरू रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट में राज्य के पुनर्गठन की बात की गई और उसमें एक जो आधार बताया गया भौगोलिक आर्थिक आधार पे और खास तौर से भाषाई आधार पे राज्य के पुनर्गठन की बात की गई। एक गलती कर देगी, भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की बात इन्होंने गलती से कर दी थी। भौगोलिक और आर्थिक आधार मानना सही था, क्योंकि भाषा के आधार पर राज्य के गठन के कारण से जो है राष्ट्रवाद से संबंधित विरोध होने लगता है, मतलब राष्ट्रवाद जो है राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रभावित होने लगता है। साइमन कमीशन जो है उसने भी राज्यों के पुनर्गठन के लिए कहा और साथ में 1936 में, ठीक है, धर्म के आधार पर पहली बार राज्य के पुनर्गठन की अनुशंसा भारतीय संवैधानिक सुधार समिति द्वारा की गई और सिद्ध पहला धर्म के आधार पर बनाया गया 1937 में राज्य था। इसके बाद जो है यस्केधर आयोग बनाया गया। यस्केधर आयोग भारत की आज़ादी के बाद पहला राज्य पुनर्गठन आयोग था जो 47 में बनाया गया और जिसकी रिपोर्ट 48 में आई और उसने भारत में जो है राज्यों के पुनर्गठन के लिए भौगोलिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक आधार पर पुनर्गठन की बात की। भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन का उसने विरोध किया, ठीक है। और इसी यस्केधर आयोग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक और आयोग बनाया गया जिसका नाम था JVP आयोग। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू और वी मतलब जो है वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सीतारामैया। इन्होंने ये आयोग जो 1948 में बनाया गया, रिपोर्ट भी उसने 1948 में दी, ठीक है। इसको बनाया इसलिए गया था कि ये यस्केधर आयोग की रिपोर्ट की जांच करे और इसने भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और भौगोलिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक आधार को उचित माना, ठीक है। इसी दौरान 1953 में 1 अक्टूबर जो है 1953 में जो है एक घटना घटी, उससे पहले एक घटना घटी जिससे आंध्र प्रदेश राज्य को गठित करना पड़ा। हुआ ये कि रामल्लू गांधीवादी नेता थे एक जो है इनडेफिनिट फास्ट पे बैठे हुए थे, अचानक से उनकी डेथ हो गई और डेथ होने के कारण से मद्रास प्रेसिडेंसी को काट के आंध्र प्रदेश राज्य का गठन करना पड़ा इस आंदोलन को शांत करने के लिए। इस कारण से जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बन गया जो कि विरोध हो रहा था, ठीक है, तो इस अचानक विरोध के कारण से जब भाषा के आधार पर बन गया, ठीक है, तो इसी के कारण से एक नया राष्ट्रीय स्तर पर राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष फजल अली जी थे और जिसके 2 मेंबर थे हृदयनाथ कुंजरू और साथ में KM पणिक्कर, और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया और उन्होंने भी भौगोलिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक आधार को उचित माना, भाषा के आधार को उचित नहीं माना, ठीक है। हालांकि ये बात ध्यान रखिए, यहाँ पर ये कहा था एक भाषा एक राज्य का कॉन्सेप्ट गलत है। भाषा का राज्य उचित, भाषा का जो है आधार उचित हो सकता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य का जो है कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होगा। ऐसा रिकमेंडेशन उन्होंने दिया और फाइनली इन्हीं के रिकमेंडेशन के आधार पर 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। और ABCD टाइप स्टेट जो कि 7th नंबर पार्ट में रखे गए थे, ग्रुप ऑफ स्टेट, उसे 7वां संविधान संशोधन करके रिपील्ड कर दिया गया, यानी निरसित कर दिया गया संविधान से, ठीक है। इस क्रम में राज्यों के बनने का जो है क्रम शुरू हुआ, ठीक है, जिसमें सबसे पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। बाकी आगे कंटिन्यू करते हैं उसी क्रम में,
ठीक है। इस आंध्र प्रदेश के बनने के क्रम के बाद, ठीक है, 1960 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी को काट कर मराठी भाषी क्षेत्र को महाराष्ट्र और गुजराती भाषी क्षेत्र को गुजरात बना दिया गया। ठीक है। 1961 में गोवा और दमन एंड दीव को, जो कि पुर्तगालियों का उपनिवेश था, भारत में शामिल किया गया और 1962 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है। बाद में गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1963 में नागालैंड को, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर से हटाकर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। और 66 में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब को काटकर बनाया गया, जिसमें चंडीगढ़ में भाषाई विवाद था, इसलिए उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ये दोनों स्वतंत्र राज्य बनाए गए। 1971 में 1956 में बना हुआ केंद्र शासित प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश था, उसे पूर्ण राज्य का स्टेटस मिल गया। और 1972 में ये 3 राज्य बनाए गए, MTM मैंने शॉर्टकट में बनाया है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है। 1975 में सिक्किम बनाया गया, ठीक है, पूर्ण राज्य के रूप में। हालांकि 1949 में सिक्किम ने भारत में शामिल होने की इच्छा जताई थी। और साथ में 1974 में, ठीक है, 35वां संविधान संशोधन करके इसे संबद्ध राज्य यानी एसोसिएट स्टेट का स्टेटस दिया गया। और बाद में 36वां संविधान संशोधन करके पूर्ण राज्य बनाया गया 1975 में। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य बनाया गया 1975 में। 1987 में 3 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, जिसको शॉर्टकट में मैं मग कहता हूँ। ठीक है। ये गोवा वही है जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1962 में बनाया गया था। और बाद में 1987 में इसे पूर्ण राज्य का स्टेटस मिल गया। 2001 में 3 राज्य बनाए गए, छोटे छोटे राज्य। छत्तीसगढ़, जो कि मध्य प्रदेश से काट कर बनाया गया, उत्तराखंड, जो कि यूपी से काट कर बनाया गया, और झारखंड, जो कि बिहार से काट कर बनाया गया। इनकी तिथियां ये हैं कि 1 नवंबर को ये बना, यानी कि क्रम है, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को बना, ठीक है, उत्तराखंड, और 15 नवंबर को बना, ठीक है, झारखंड, अगर क्रम आए तो। ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से काट के बनाया गया, 2 जून 2014 में, ध्यान रखना है। ठीक है। और 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को 2019 को जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को राज्य से हटाकर केंद्र शासित प्रदेश में अलग अलग बनाया गया। लद्दाख इस समय सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी है क्षेत्र के रूप में। 26 जनवरी 2020 को दादर एवं नागर हवेली, दमन एंड दीव को मिला लिया गया और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अब एक केंद्र शासित प्रदेश दोनों हो गए, और इसकी राजधानी दमन है। अब भारत में कुल मिलाजुलाकर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कुल मिलाजुलाकर संघ एवं राज्य क्षेत्र का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।